एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड जल्दी से कर लीजिए हमारी क्लास को ज्वाइन भाई, डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय क्लास। तो देखिए भाई, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बस वो कंप्लीट करने वाले हैं, 2-3 क्लासेस में और कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टॉपिक है हमारा वो है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंड ये क्लास नंबर हमारी 9 था आयोनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इसमें जो है हमने, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो लास्ट क्लास में हमने बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एंड जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली क्वेश्चन आए हैं आईआईटी जैम में वो 2 टॉपिक से पूछे गए हैं, या तो बफर सॉल्यूशन से या फिर आपका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, है ना, सोल्यूबिलिटी वाले कंसेप्ट से। तो आज भाई उसका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे, बफर सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे काफी अच्छे से। तो बफर सॉल्यूशन क्या था? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच की वैल्यू चेंज ना हो, कोई एसिड या कोई बेस डालने से, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हम बाहर से कोई एसिड या बेस डालें तो उसकी पीएच की वैल्यू चेंज ना हो, उसकी वहां पे चीजें चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन हमने बोला था। आइए थोड़ा सा लास्ट क्लास वाला रिवाइज करवा देता हूं। देखिए भाई, मैंने ये बताया था कि अगर मान लो कि आपके पास कोई नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, जैसे देखिए ये वाटर है, अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर का पीएच 7 है। अगर अब आपने इसके अंदर 1 लीटर वाटर के अंदर इतना HCl डाल दिया तो इतना HCl डालने से क्या हो जाएगा? आपने देखा कि यहाँ पे जो pH का चेंज आ गया वो 5 का आ गया। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो बफर सॉल्यूशन नहीं होते। बफर सॉल्यूशन बेसिकली वो होंगे जिनमें कोई आपने एसिड डाला, बेस डाला तो pH की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था a solution whose pH is not changed by addition of small amount of acid or base। हो सकता है कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी डाल दें, स्ट्रॉन्ग एसिड भी डालोगे तो भी चेंज नहीं होती है, आर नोन एज बफर सॉल्यूशन एंड ईच बफर हैव एसिडिक एज वेल एज बेसिक कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट मिलेंगे। एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सबसे पहला क्या कि यहाँ पे जो पीएच है वो कांस्टेंट होती है एंड पीएच जो है वो डाइल्यूशन से चेंज नहीं होती। भाई आप डाइल्यूशन करेंगे तो पीएच चेंज नहीं होगी, इसका मतलब वो बफर सॉल्यूशन है। pH डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, अगर आपने लंबे टाइम तक कोई सॉल्यूशन रख दिया तो pH चेंज नहीं होगी, है ना। आपने उसकी रिएक्शन, वो अगर एयर के साथ रिएक्शन करता है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी pH चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो pH डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, तो चेंज होने वाली नहीं है। उसके बाद देखिए, हाँ ये हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ बफर। तो सबसे पहले टाइप का जो बफर था वो सिंपल बफर, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। तो इसमें क्या पढ़ा था कि सिंपल बफर वो कहलाते हैं जहां पे एक जो कंपोनेंट है वो वीक एसिड से आया हो एंड एक वो वीक बेस से आया हो। तो इसमें जो हमने सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था तो उसका केस नंबर 4 अगर आपको याद हो तो वहां पे हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, केस नंबर 4 में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये पीएच का ये फार्मूला निकाला था मैंने कि इस टाइप के। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप अमोनियम एसिटेट है, तो यहाँ पे ये जो आया है ये वीक एसिड से आता है एंड अमोनियम आयन जो आया है वो बेसिकली वीक बेस से आया है। तो इसके पीएच का फार्मूला ये है। अरे भाई स्टूडेंट्स कमेंट करो, जो भी लाइव आ गए हैं वो एक बार कमेंट कर दें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी लाइव है वो कमेंट जरूर करेंगे एक बार, ठीक है ना। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए यस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिक्स्ड बफर की बात करनी है। तो मिक्स्ड बफर में 2 टाइप के बफर हो सकते हैं, एक को एसिडिक बफर बोलते हैं। अगर आपने वीक एसिड लिया एंड उसी का, है ना, मान लो एक तो आपने वीक एसिड ले लिया या तो उसी का कॉन्जुगेट बेस हो, है ना। अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा, या फिर कोई भी आप स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट ले सकते हैं। इससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बफर सॉल्यूशन बोलेंगे और डिटेल में आज इसके न्यूमेरिकल्स आज ही डिस्कस करने हैं। ठीक है, बोथ कंपोनेंट आर डिफर बाय 1H पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, तो ये आपका सोडियम एसिटेट या पोटेशियम एसिटेट हो गया। ये अगर आपका एसिटिक एसिड है। हेलो राहुल, वेलकम वेलकम राहुल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, देखिए इसको कंटिन्यू कीजिए अच्छे से। एंड ये आपका एसिटेट आयन हो गया, है ना, यानी कि ये अगर वीक एसिड हो गया तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। बस 2 मिनट रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे ही चलेंगे जो आगे का टॉपिक है। एंड देखो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, ये उसका एसिड मतलब आयन हो गया। HA कोई वीक एसिड है, Na
है ना, NaA का मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। या आपका बेंजोइक एसिड, ये सोडियम बेंजोएट आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए H2S है ना, तो पहले वो किस में जा सकता है, H2S, या फिर इसमें, या फिर ये भी आपके इसी प्रकार से बनेंगे। तो एक पॉइंट और ये भी था कि नंबर ऑफ AB का मतलब है, AB का मतलब यहाँ पे एसिडिक बफर से है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एसिडिक बफर फॉर्म्ड बाय ए वीक एसिड, एक वीक एसिड से कितने बफर बन सकते हैं एसिडिक बफर, तो वो इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द एसिड, कि एसिड के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन हैं। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर 2 थे, इसलिए यहाँ पे 2 बफर सॉल्यूशन बन सकते हैं एसिडिक बफर, एक ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है एंड ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है, ठीक है। तो इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बेसिक बफर भी पढ़ा था। तो बेसिक बफर में क्या रहेगा, यहाँ पे एक वीक बेस, इसके ऊपर आया भाई जैम 2021 का क्वेश्चन बेसिक बफर का था, जैम 2019 का क्वेश्चन एसिडिक बफर पे था, जैम 2016 का क्वेश्चन एसिडिक बफर पे था। मैं लेके आया हूं सारे क्वेश्चन आज, ठीक है ना, ताकि आपको प्रूफ भी मिले एंड आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी आए। तो बेसिक बफर पे क्या होता है भाई, आपको यहाँ पे एक वीक बेस गिवन होगा एंड उसका स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट, या तो उसी का कॉन्जुगेट एसिड रहेगा या फिर उसके कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और आपने इसकी रिएक्शन करवा रखी है अमोनियम क्लोराइड, तो अब ये जो Cl आया ना, ये कहां से आया होगा, HCl से आया होगा, ठीक है, कहां से, HCl से। ClO4 ये है पर क्लोरेट, ये कहां से आया होगा, पर क्लोरिक एसिड से। ये सल्फेट H2SO4 से आया होगा, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने रिवाइज करवा दिया है। अब देखो भाई, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये जैम 2021 का क्वेश्चन है। तो एक बार पढ़ लो इसको, देख लो इसको कैसे है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना सीखेंगे। एक बार थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको पहले तो देखना आना चाहिए कि कौन सा बफर है, उसी के बाद तो बात बनेगी। देखो इन्होंने कहा अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, आपने मिक्स किया क्या, 0.3 मोलार अमोनिया। अमोनिया कैसा होता है भाई, इसको अमोनिया को हम एक वीक बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, अमोनिया को हम एक वीक बेस मानते हैं। एंड इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, 0.1 मोल अमोनियम नाइट्रेट। तो क्या ये क्वेश्चन किसका हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन, अरे बताओ स्टूडेंट्स किसका हो गया ये क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये दिस इज द सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का है ये, क्योंकि ये आपका नाइट्रेट नजर आ रहा है, ये नाइट्रिक एसिड से आता है। इसका मतलब है कि ये बेसिक बफर का क्वेश्चन है, किसका, बेसिक बफर। तो एक बार तो आपको ये देखना ना चाहिए, हालांकि बहुत आसान सी बातें होती भाई, ये बेसिक बफर। पीएच पूछा, ये 21 में आया, 19 में देख लो भाई, 19 में, 20 में कोई क्वेश्चन ही नहीं था, है ना। इन्होंने बोला कि 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इतने मोल ऑफ एसिटिक एसिड, क्या मिल गया, वीक एसिड मिल गया ना, एंड सोडियम एसीटेट, क्या आपको स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट मिल गया। यस, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसिडिक बफर। एंड आता ही है भाई क्वेश्चन, आयोनिक इक्विलिब्रियम में से 3 टॉपिक ही हैं जो पूछे गए हैं आपके 2010 तक, वो मैं सारे करवा दूंगा आपको। एंड तीसरा देख लो भाई, जैम 2016 में अमोनियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है ना। एंड ये देखो भाई अमोनियम एसीटेट हो गया, तो ये आपका एक वीक बेस हो जाएगा, वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका भी डिस्कशन कर लेंगे एक बार। चलो अब हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। तो टॉपिक आज का ये है जी, हमने सब कुछ देखा, अच्छे से समझा कि कौन एसिडिक बफर, कौन बेसिक बफर। एंड आज हम डिस्कशन कर रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स स्पेशली IIT जैम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशन, है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर, कि जो आपका एसिडिक बफर होता है उसके अंदर हम पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और दोनों टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना भाई। तो जो आपका यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको 2 टाइप के जो है एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आपका ज्यादातर केस में फर्स्ट ही देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर एसिडिक बफर है तो कोई ना कोई वीक एसिड मिलेगा। तो मान लो ये वीक एसिड और इसकी कोई ना कोई C1 मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी,
ठीक है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई वीक एसिड गिवन होगा, अगर ये वीक एसिड है तो इसकी Ka की वैल्यू भी गिवन होगी भाई, है ना। वीक एसिड है तो Ka की वैल्यू, एंड साथ में अगर ये एसिडिक बफर है तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3COO नेगेटिव, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसकी भी कोई ना कोई आपको C2 मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगी। ये आपका बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है भाई, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला लग जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सेकंड टाइप के क्वेश्चन, इसको अगर इन जर्नल लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पे आपको कोई वीक एसिड मिलेगा जिसकी C1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, जिसकी Ka की वैल्यू गिवन होगी, एंड यहाँ पे आपको या तो कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पे सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई C2 मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगी। एंड इसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट अभी उसी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं भाई। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए भाई, आपका एसिटिक एसिड आ गया, है ना, ये आपका CH3COOH, एंड प्लस में क्या करेगा ना, डायरेक्ट आपको सोल्ट नहीं देगा, आपको डायरेक्ट सोल्ट नहीं देगा, बोलेगा कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाओ NaOH के साथ, जिससे आपका क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे सोडियम एसीटेट मिलेगा, एंड साथ में यहाँ से बाहर क्या निकला होगा, पानी बाहर निकला होगा। अब क्या करेगा एग्जामिनर कि यहाँ पे क्या देगा भाई, इसकी कुछ न कुछ आपको क्या दे देगा, है ना, इसकी कंसंट्रेशन देगा एंड इसकी वॉल्यूम देगा, ठीक है। इसी प्रकार इसकी कंसंट्रेशन देगा एंड इसकी वॉल्यूम देगा, ठीक है ना। तो अब अगर बात की जाए इनिशियली, अगर हम बात करें, ये इसकी हो गई जी, तो इसके इनिशियली मोल कितने रहे होंगे भाई, अगर मैं मिली मोल्स में बात करूं तो मोलैरिटी की वॉल्यूम से, अगर इसके A है ना, इसके अगर A है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, चलो भाई, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये A के A मोल्स गिवन है, मिली मोल्स, एंड ये कितने हैं, B गिवन है, तो क्या होगा, अब देखिए ये NaOH जो है एंड एसिटिक एसिड जो है, अब यहाँ पे आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे NaOH है भाई। क्यों, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग है, उसको कंप्लीटली रिएक्ट करना है, NaOH रिएक्ट कर जाएगा कंप्लीटली। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि मैं एसिटिक एसिड है ना, उतना रिएक्ट किया होगा कि जितना NaOH ने रिएक्ट किया होगा। तो यहाँ पे अब जो एसिटिक एसिड के जो मोल बचेंगे ना, है ना, आफ्टर दिस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होगी तो एसिटिक एसिड के जो मोल बचेंगे वो A-B बचेंगे, ठीक है। NaOH आपका कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुका होगा सॉल्यूशन में से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो रिएक्ट करेगा, एंड यहां से आपका B मिलेगा, B मोल्स आपको मिलेंगे, किसके, इसके। अब देखो वहां पे डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन गिवन थी, अब यहाँ पे आपको मोल्स देगा या फिर ये वॉल्यूम देगा। अब आपको ये देखो, एक तो ये इसकी जरूरत होती थी एंड एक इसकी जरूरत होती थी, बट ये मोल से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से। स्टूडेंट्स इस बात का भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी, अगर इसकी वॉल्यूम V1 थी एंड इसकी वॉल्यूम V2 थी, अब जो टोटल वॉल्यूम हो चुकी होगी, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे C1, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को C1 बोलूं तो वो कितनी हो जाएगी, A-B एंड V1 प्लस V2। अगर ना समझ में आया तो आ जाएगा थोड़ी सी देर में। अगर मैं बात करूं इसकी C2 कितनी हो जाएगी, तो B इसके मोल है एंड वॉल्यूम यहाँ पे भी आपका V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो ये कई बार क्या करना पड़ेगा आपको, ये कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट गिवन नहीं होती। तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा भाई, इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए जी, आओ कैलकुलेशन करके देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या फंडा होता है जी। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड दे लेते हैं भाई, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड है तो वो किस किस में ब्रेक हो जाएगा, तो वो ब्रेक होगा CH3COO नेगेटिव में एंड आपका H पॉजिटिव में। तो इसके लिए Ka की वैल्यू भी गिवन होती भाई, ये आपका एक वीक एसिड है। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे CH3COO एंड यहाँ पे हमने लगाया Na पॉजिटिव, एंड ये अब किस में डिसोसिएट होगा, ये आपका CH3COO नेगेटिव एंड प्लस में क्या रिलीज करेगा, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लगता है कि कॉमन आयन इफेक्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप एक कॉमन आयन को देख भी पा रहे हैं। तो ये आपका एक वीक एसिड था एंड ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्ट था एंड यहाँ पे ये आया। अब इसके लिए अगर मैं Ka लिखूं तो Ka किसके इक्वल आ जाएगा भाई, अगर हम इसके लिए Ka लिखें तो वो किसके इक्वल होगा, तो सीधी सी बात है भाई, Ka किसके इक्वल हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये प्लस है भाई यहाँ पे, है ना, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड नीचे किससे डिवाइड कर देंगे भाई, आपका कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड से।
अब मुझे अगर यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो कैसे आ जाएगी, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो देखो Ka तो है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, CH3COOH से ये ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3COO नेगेटिव, ये आ गया। अब मुझे ये बताइए भाई कौन कहां से आ रहा होगा यहाँ पे, यानी कि कौन किससे मिलेगा। देखिए भाई अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली आपका सोल्ट की कंसंट्रेशन से ज्यादा आएगी। क्यों, देखो ये वाला जितना ज्यादा इसमें कन्वर्ट होगा, देखो यहां से जितना ज्यादा एसिटिक एसिड बनेगा तो ये एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO, तो ये सॉरी एक मिनट, इसमें मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है क्या, एक मिनट भाई एक मिनट, इसको चेक करेंगे। हाँ ये सॉरी ये तो एसिटिक एसिड, तो ये तो एसिड की कंसंट्रेशन होगी भाई, किसकी, ये तो सॉरी सीधा ही आएगा ना, ये तो एसिड की कंसंट्रेशन हो गई। एंड ये एसिटेट आयन कहां से मिल रहा होगा हमें, एसिटेट आयन की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला है तो यहाँ पे ज्यादातर जो कंसंट्रेशन आ रही होगी वो हमारा किससे आ रही होगी, इससे ऊपर से भी आ रही है लेकिन यहां से भी आएगी, तो इसको हम मेजरली मानते हैं कि यहाँ पे हमारी ये सोल्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, सोल्ट की कंसंट्रेशन। तो यहां से हमारे पास जो एक फार्मूला आ गया वो क्या आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव किसके इक्वल आ गई, Ka क्या है, वीक एसिड का, एंड वीक एसिड का यहाँ पे ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन, एंड ऊपर क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि एसिड की कंसंट्रेशन, क्योंकि ऊपर वाली ज्यादा एसिड की वजह से, नीचे क्या लिख सकते हैं, सोल्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमें तो पीएच निकालना है, पीएच के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग ले लो भाई, लॉग लोगे तो लॉग H पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ पे ये लॉग Ka हो जाएगा एंड प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉग, ऊपर एसिड A लिख रहा हूं मैं एसिड के लिए एंड नीचे सोल्ट के लिए मैं S लिख रहा हूं। तो अब ये क्या करना पड़ेगा, ये तो लॉग लिया, अब हम लगाएंगे यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि माइनस ले लीजिए, तो माइनस लॉग ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पीएच के इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये pKa के इक्वल हो जाएगा। देखो अब यहां पे वैसे तो माइनस आएगा लेकिन मैं इसको प्लस लिख दूं एंड क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऊपर हो जाए सोल्ट की कंसंट्रेशन, है ना, ऊपर हो जाए सोल्ट की कंसंट्रेशन एंड नीचे हो जाए आपका एसिड की कंसंट्रेशन। देखो वैसे तो ये नेगेटिव था लेकिन अगर आप इनको ऊपर ले जाओगे, यानी कि एसिड सोल्ट को ऊपर एंड एसिड को नीचे, तो लॉग की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ पीएच कैलकुलेशन फॉर एसिडिक बफर। बहुत ही आसान है, देखो भाई मेरे हिसाब से कुछ इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी एंड इसी इक्वेशन का नाम दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक इक्वेशन बोला जाता है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, आए हैं अभी एग्जाम में, तो इसका जो इस इक्वेशन का नाम होता है इसे हम हेंडरसन, है ना, इसका भाई नाम में थोड़ा सा बड़ा नाम है तो एक बार देख के यहाँ पे हेंडरसन एंड इसको बोला जाता है साल्स, ये ब्लैच जो भी है भाई, ये इतना बड़ा सारा नाम होता है, इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। तो ये आपका एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन के नाम से ये ज्यादा जानी जाती है। ठीक है, इस हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, हमने कैसे निकाल दिया, किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए भाई। एंड एक बात और ध्यान में रखनी है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, जब आपकी जो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बना के लिख लीजिएगा भाई, है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली जब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैसी आ जाए आपका, है ना, लेस देन आ जाए 1/10 से लेके और वो आपका 10 के बीच में अगर आ रही है तब ये इक्वेशन वहां पे लगती है, वरना ये इक्वेशन वहां पे नहीं लगेगी। ओके भाई, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे देखो भाई, ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गई ये बात कि कैसे क्या किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बफर रेंज की। किसकी बात की जाती है भाई यहाँ पे, बफर रेंज की, कि कोई भी जो बेसिकली जो आपका बफर होता है उस वो एक पर्टिकुलर उसकी रेंज रहेगी। ठीक है, तो बफर रेंज की अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो पीएच है आपका, है ना, मिनिमम पीएच भी होगी यहाँ पे कोई ना कोई, एंड आपका यहाँ पे उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम पीएच भी रही होगी, है ना। इसका मतलब देखिएगा, तो अगर हमें मिनिमम चाहिए, अगर हमें पीएच मिनिमम चाहिए आपका, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, जो आपका स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
सॉरी इसको यार सोल्ट है, ये मैंने अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया, एस का मतलब यहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन से है, तो ऊपर है सोल्ट की कंसंट्रेशन और नीचे है एसिड की कंसंट्रेशन। तो इसको आप 1/10 यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू ले लोगे, तो ये जब आप लेंगे तो यहाँ से जो पीएच मिनिमम आ जाएगा, देखो भाई पुट करके देखेंगे तो पीएच मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, तो देखो किसके इक्वल हो जाएगा, वो पी के ए प्लस में आप इसको जब 1/10 लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इनकी, तो ये आपने 1 लिखा और इसको 10 लिखा, तो ये ऊपर जाएगा 10 -1 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो आ जाएगा पी के ए -1। तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू होती है भाई। अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं रेंज के ऊपर, तो ये मिनिमम वैल्यू है। अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो पीएच की वैल्यू 10 पुट कर दो भाई, है ना। अगर आपको पीएच मैक्सिमम वाला चाहिए पता करना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई सोल्ट की कंसंट्रेशन, नीचे हो जाएगी एसिड की कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा आपका 10 के इक्वल। तो यहाँ से जो आपका पीएच मैक्सिमम आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे पी के ए ही रहेगा, एंड यहाँ पे प्लस log 10, एंड प्लस log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी के ए प्लस 1 के इक्वल। किसके इक्वल, इसका मतलब जो बफर रेंज होती है वो क्या होती है बेसिकली, तो बफर रेंज जो वेरी करेगी आपका एसिडिक बफर के लिए, वो कहाँ से कहाँ, पी के ए -1 से लेके, है ना, तो पी के ए पीएच की जो वैल्यू रहेगी वो इसके बीच में ही आपको मिलेगी, क्रॉस चेक करना हो कभी, तो वो पी के ए प्लस 1 के बीच में ही रहती है। तो ये बफर रेंज होती है भाई, ये बफर आपका रेंज है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में आ गया होगा। एंड बेस्ट बफर कब होता है भाई, कौन सा बफर जो है बेस्ट बफर होने का मतलब ये होता है कि जो पीएच चेंज करने ही ना दे, ऐसा सॉल्यूशन। क्योंकि बफर का मतलब क्या है भाई, बफर सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन है, जहां पे भाई आप कोई एसिड या बेस कुछ भी डालें तो पीएच चेंज ना हो। तो बेस्ट बफर कौन होगा भाई, देखिए ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो बेस्ट बफर वो होता है जो पीएच को चेंज होने ना दे। तो बेस्ट बफर की अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा बेस्ट बफर है इसकी क्या कहानी होती है जी, तो ए बफर सॉल्यूशन हुज रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन पीएच इज मैक्सिमम, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिए भाई ए बफर सॉल्यूशन हुज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हुज रेजिस्टेंस है ना, हुज रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन पीएच इज मैक्सिमम, है ना भाई। वो अगर उसकी पीएच चेंज करने को वो अपोज करे, रेजिस्टेंस का मतलब वो चेंज नहीं होने देगा ना, जो सबसे ज्यादा अपोज करेगा वही बेस्ट बफर होता है। और ये बात याद रखिएगा, फॉर बेस्ट बफर जो देखा गया है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट वर्सेस में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वो आपका 1 के इक्वल होती है। एंड बेस्ट बफर में जो आपका पीएच होता है वो पी के ए के इक्वल ही होता है ना। क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों की कंसंट्रेशन को 1 लिख देंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है भाई, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो बताएं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगेन मैं एक बार दोबारा से फार्मूला लिख देता हूं जो हमने पढ़ा है। अगर आपके पास एसिडिक बफर हो तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या ड्राइव कर लिया है, अगर आपको एसिडिक बफर के लिए पीएच निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा पी के ए, एंड प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे log, ऊपर लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, एंड नीचे लिखी जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिडिक बफर के लिए क्या ध्यान में रखना है कि वहां पे एक वीक एसिड रहा होगा, उसकी के की वैल्यू गिवन होगी, एंड साथ में या तो उसी का कॉन्जुगेट बेस मिलेगा या फिर आपको स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट मिलेगा। ठीक है जी, इतनी सी बात होती है। अब आओ क्वेश्चन डिफरेंट, हालांकि प्रीवियस ईयर तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन पहले मैं 1-2 एग्जांपल करवा देता हूं, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा और उसके बाद और भी अच्छे एग्जांपल करवाऊंगा। तो देखिए भाई, आपसे बोला गया कि आपको यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला ही आपको बोला पीएच कैलकुलेट करनी है, एंड यहाँ पे आपको ए ऑप्शन जो गिवन है वो क्या है कि 0.1 मोलार, है ना, देखो 0.1 मोलार एसिटिक एसिड, जहां पे आपको जो के की वैल्यू है ना, इसकी के की वैल्यू भी दे दी है कि 10⁻⁵ होती है। एंड अगर बात करोगे इसके साथ ही कौन डाला हुआ है, 0.1 मोलार ना सोडियम एसीटेट। क्या डाला हुआ है, सोडियम एसीटेट। लो जी भाई, फटाफट से इसका आंसर बता दो। तो ये तो फर्स्ट टाइप का ही हो गया ना, जो इजी वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई डायरेक्ट निकालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या निकालना है, पीएच किसके इक्वल होता है, पी के ए के इक्वल होता है।
प्लस में लोग, ऊपर क्या लिख देते हो आप, सोल्ट की कंसंट्रेशन, नीचे क्या लिख देते हो, एसिड की कंसंट्रेशन। तो देखो यहां से अगर बात करें पीएच निकालना, पी के किसके इक्वल हो जाएगा, अगर के की वैल्यू ये है तो पी के क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, जो माइनस लॉग के ए होता है उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे के ए की वैल्यू गिवन है तो पी के ए कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा भाई 5, प्लस में ऊपर लिखेंगे सोल्ट, तो सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी 0.01, नीचे लिखेंगे आपका 0.1, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल, यानी कि ये जो आ जाएगा आपका 5 माइनस में 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 4 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है, देखो कितने आसान, और ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी हैं, तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड देखिए भाई, अगर मैं बात करूं ऑप्शन यहाँ पे बी, अगर क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे आपको बोला कि 0.2 मोलार एसिटिक एसिड, अब यहाँ पे आपको 0.2 मोलार एसिटिक एसिड है, एंड इसकी भी के ए की वैल्यू गिवन है कि 10 की पावर -5 है। एंड इसमें अब क्या किया ना एग्जामिनर ने, क्या किया, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे 0.1 मोलार NaOH डाल दिया। हाँ, अब इसका काम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया, तो पहले हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब रिएक्शन कैसे होती है हमें पता भाई, ये जो आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, एंड इसकी रिएक्शन जब आपने करवाई होगी किसके साथ, है ना, इसकी रिएक्शन जब आपने करवाई होगी NaOH के साथ, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया होगा भाई, ये आपका CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड प्लस में वाटर, ठीक है। अब इसके कितने, आपको इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 0.2, इसकी कितनी थी 0.1, इनिशियली ये भी 0 था, ये भी 0 था। अब क्या होगी 0.2 -1, क्योंकि इतना 0.1 एसिटिक एसिड 0.1 NaOH के साथ रिएक्ट करके एंड यहाँ पे 0.1 उसने इसको बना लिया होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ गिवन नहीं है तो V मान लेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम का कोई ज्यादा यहाँ पे बोला नहीं है तो इसलिए ज्यादा वॉल्यूम का हम देखेंगे भी नहीं, कंसंट्रेशन है। तो ये कितनी 0.1, ये भी कितनी है 0.1। आपको सिंपली क्या निकालना था जी, पीएच निकालनी है, तो पीएच किसके इक्वल आ जाएगी, पी के ए, एंड यहाँ पे के ए की वैल्यू 10 की पावर -5 है, एंड लोग सोल्ट की कंसंट्रेशन भी आ गई 0.1 एंड इसकी भी, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड log 1 की वैल्यू आप सभी को पता है कि 0 होती है, इसलिए इसकी जो पीएच आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, इसलिए इसकी जो पीएच आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। समझ में आ गया क्या भाई, समझ में आ गया। फटाफट से बताएंगे सारे स्टूडेंट्स की समझ में आ रहा है या नहीं, और ये भी ध्यान में रखना कि वो एसिडिक बफर है या नहीं। एक और एग्जांपल सी पार्ट देखते हैं इसी का, एंड उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर। 0.2 मोलार ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ पे आपको 0.2 मोलार गिवन है एसिटिक एसिड के नहीं, सोडियम एसीटेट के, एंड इसकी रिएक्शन जो आपकी करवाई है आपने वो 0.1 मोलार HCl के साथ करवाई है, 0.1 मोलार HCl के साथ। अब देखो पहले तो भाई हमें पता लग गया कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। तो क्या ये भी शो कर सकते हैं बफर सॉल्यूशन, देखो पूरा ध्यान से देखना होता है, पहले इसकी रिएक्शन करवा के देखो। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाऊं CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव किसके साथ, HCl के साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा CH3COOH एसिटिक एसिड, एंड साथ में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, NaCl। अब देखो क्या ये एक वीक एसिड मिल गया आपको, यस ये वीक एसिड मिल गया, एंड क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, यस। इसका मतलब ये वाला एंड ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर। इसके 0.2 गिवन है, इसके 0.1 गिवन है, तो अब ये देखिए ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहेंगे, तो 0.2 में से 0.1 निकल जाएगा एंड यहाँ पे ये 0.1 बच जाएगा। अब ये एसिड की कंसंट्रेशन हो गई एंड दिस इज योर सोल्ट की कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे Ka की वैल्यू गिवन ही है, एसिटिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -5 ही होती है। तो अगर यहाँ से भी आप pH निकालने जाओगे तो वो कितनी हो जाएगी, 5 प्लस में log 1 एंड log 1 होता है 0, इसका मतलब इसकी भी pH कितनी आ जाएगी, 5। कमेंट करेंगे भाई स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कमेंट करो, समझ में आ रहा है या नहीं। एक मैं प्रीवियस ईयर करवा देता हूँ बीच में, है ना। अब ये तो बेस वाला है, बेस वाला थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर बताना भाई, देखो बताना क्या, इसमें कुछ कोई बड़ी बात है क्या, बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पे बोला कि 1 लीटर ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.004 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब मोल्स दिया है, pKa दे दिया, ठीक है जी,
एंड 0.4 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट। तो लिख लेते हैं एक बार मोल्स को। तो एसिटिक एसिड लिखा भाई मैंने, ये एसिटिक एसिड लिख लिया। एंड इसकी रिएक्शन बोला कि किसके साथ करवाई हमने, मतलब इसकी बफर बना हुआ ऑलरेडी सोडियम एसीटेट का, ठीक है, तो सोडियम एसीटेट का। अब देखो इसके कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, मोल को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर है एंड ये भी 0.4 है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो ये क्या आ गई, ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। और फॉर्मूला तो हमारे पास है ही जी। क्या फॉर्मूला है भाई आपके पास, बताओ कि जो पीएच होती है वो इक्वल होती है पीके प्लस में ऊपर लिखते हैं सोल्ट की कंसंट्रेशन एंड नीचे लिखते हैं एसिड की कंसंट्रेशन। अब पीके की वैल्यू एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दे दी है भाई, कितनी कि 4.76 है, प्लस में सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी जी, ये जी सोल्ट आपका, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लोग लिखेंगे, लोग ऊपर हो जाएगा 0.4 एंड नीचे कितना हो जाएगा 0.004। तो 4 से देखो 1 पॉइंट से ऊपर 100 चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली बनेगा 2, क्या बनेगा भाई 10 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, log 10 1 होता है। तो यहाँ पे आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था वो आना था 4.76 में आपने ऐड कर दिया यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 6.76। तो देखो भाई मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात है, ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में ना आई हो, है ना। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है ये। देखो जैम 2019 का ये क्वेश्चन था, जैम 2019 का ये क्वेश्चन था। एक सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना होता है, क्वेश्चन एसिडिक बफर से रिलेट कर रहा था। तो इस ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाने हैं आपको। तो चलो अब हम आगे का नेक्स्ट थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं इसी में एंड उसके बाद बेसिक वाला डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने कहा है कि एज सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, एज सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 की पावर -2 मोलार 10 की पावर -2 मोलार HA, 10 की पावर -2 मोलार HA एंड 10 की पावर -3 मोलार NaH हैज, अब देखना ध्यान से देखना, हैज POH इज इक्वल टू 9। इसकी जो POH है वो 9 है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट Ka ऑफ H एसिड, HA एसिड। देखो भाई इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या क्या है, एक तो HA कोई वीक एसिड है, इतनी कंसंट्रेशन है, एंड एक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी है, जिसकी POH इतनी है। तो आपसे कहा है कि इसकी Ka की वैल्यू निकालिए। देखो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बस। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखते थे, pH, तो pH यहां से आ जाएगी। अगर POH हमारी 9 है तो pH कितनी हो जाएगी भाई, 14 में से माइनस कर दो तो pH हो गई जी हमारी 5। अब देखो 5 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लिखते थे pKa एंड यहाँ पे क्या लिखते थे प्लस log, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन होती थी, सोल्ट की, वो कितनी है यहाँ पे 10 की पावर -3, नीचे कितनी होती थी आपका यहाँ पे 10 की पावर -2। इसको आप देखेंगे तो ये यहाँ से -1 आएगा, -1 वहां पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो जो pKa है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल, एंड Ka है जो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 10 की पावर -6 के इक्वल हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। तो ये Ka किसका आया है, वीक एसिड का। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि बताओ Kb, आपको बताना है, सेकंड देखना, अगर यहाँ पे फर्स्ट आपसे Ka पूछा था, अगर सेकंड कह देता कि बताओ Kb ऑफ इसी का कॉन्जुगेट बेस, किसका कॉन्जुगेट बेस, अरे किसका कॉन्जुगेट बेस, HA एसिड का, है ना, H यानी कि A नेगेटिव का Kb बताओ कितना है। तो वो किसके, मैंने बताया था भाई वो होता आपका Kw ऊपर करते हैं एंड नीचे Ka ऑफ दैट एसिड कर देते हैं HA, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 10 की पावर -14 ऊपर एंड 10 की पावर -6 यहाँ पे। तो इसको जब देखेंगे तो ये 10 की पावर -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ये 10 की पावर -8 आ जाएगा। किसी स्टूडेंट को इसमें अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक प्रीवियस ईयर को उठा लेते हैं भाई, है ना, ताकि प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस होती रहे। तो मैंने आपको करवा दिया था, हाँ ये तो 16 का ये करवाना है ना, हाँ चलो इसको उठाते हैं भाई और देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा। तो ये था जी, हाँ तो देखिए भाई एक और क्वेश्चन है, ये भी जैम 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, जैम 2016 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो
21 में आया, 20 में कोई क्वेश्चन था ही नहीं, आयोनिक क्या फिजिकल का किसी का नहीं था, मतलब सॉरी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं था 20 में, 19 में आयनिक, उसके बाद 18 और में वो भी वो मतलब जो है ना वो सोल्यूबिलिटी से आए हैं। तो लगातार आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं, दो ही टॉपिक, या सोल्यूबिलिटी वाला या बफर वाला। तो यहाँ पे बोला गया है एट 298 केल्विन 0.1 मोल ऑफ अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट लिख लेते हैं भाई। तो ये होता है जी आपका अमोनियम एसीटेट, CH3COO नेगेटिव, एंड ये हो गया जी ये, एंड एसिटिक एसिड डिजोल्व इन दी 1 लीटर वाटर। अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा देता हूं भाई यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा आप बताइए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, एंड साथ में यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ से बाकी कुछ भी मिले उससे हमें कोई लेना देना है भी नहीं। मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया जी हमारा वीक एसिड, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया जी वीक एसिड, एंड ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कैसे, ये तो भाई आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना। यहाँ पे पीएच ऑफ द अमोनियम एसीटेट गिवन है, अमोनियम एसीटेट तो यार वीक बेस का हो गया, ठीक है, एंड एसिटिक एसिड के मोल आपको दे दिए हैं, तो आपको पीएच निकालनी है। तो भाई ये जो क्वेश्चन बनेगा फिर आपका, अमोनियम एसीटेट एक कैसा है, वीक अमोनियम एसिड ये हो गया, ठीक है, एक बार कोई बात नहीं, एंड एसिटिक एसिड, इसको एक बार उसी तरीके से सोल्व करके देखते हैं भाई। पीएच निकालनी है यहाँ पे आपको, तो इसकी पीएच भी कैसे निकलेगी आपका, तो इसकी पीएच भी निकलेगी pKa प्लस में, यहाँ पे हम करेंगे लॉग, यहाँ ऊपर क्या कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, एंड नीचे क्या कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ आपका एसिड। तो pKa की वैल्यू 4.75 गिवन है, प्लस में कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे जी, है ना। तो ऊपर जो हो जाएगा वो 0.1, लॉग ऊपर कितना हो जाएगा 0.1, एंड नीचे कितना हो जाएगा आपका 0.14। तो ये देखो एक डेसिमल से ये आ जाएगा भाई आपका 5, ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर भाई मैं बता देता हूँ ऑलरेडी कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, हालांकि ठीक है भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब जाके आप निकाल पाएंगे। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई क्या आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा मैं आपको। तो इसको जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे भाई फाइनली, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 4.6 आएगा, ठीक है ना। इसमें जो आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो देखो, अच्छा इसको ऐसे कर लो, चलो अगर सोल्व करना ही है तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका इसको क्या ये था लोग आपका 10/14 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका, ये जी हो गया ये, तो इसको हम लिख देंगे प्लस log 10 हो जाएगा, एंड माइनस log 14 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस log 14। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 5.75, ठीक है, एंड माइनस में log 14 की वैल्यू निकाल लेंगे और सब सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी आना था भाई। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बी, 4.6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन था भाई इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारे कंसेप्ट है वो क्या कहते हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं उसको भी। अरे समझ में आ रहा है ना, कमेंट कर दो भाई अगर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया लेवल का। यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं भाई अलग अलग, यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक आपको यहाँ पे गिवन है फॉर्मिक एसिड जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलार है, एंड दूसरा आपको यहाँ पे गिवन है आपका फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, जिसकी कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे 0.1 मोलार गिवन है दोनों की, ठीक है। तो इसका बोला है कि इसकी जो पीएच है ना वो x है, इसकी जो पीएच आएगी वो x आएगी, एंड दूसरा जो इन्होंने बोला है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा भाई। तो वो क्या क्या बोला गया कि यहाँ पे आपके पास है सोडियम फॉर्मेट, ये एक आपका सोल्ट हो गया बेसिकली, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर है, एंड इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन वो 1 मोलर है। तो इसके लिए बोला कि जो पीएच है वो y है। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y, x और y का रेशियो क्या होगा, x और y का रेशियो क्या होगा। तो जल्दी से बताना भाई, जल्दी से बताइए।
अब देखो अगर आप बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाला तो बड़ा आसान है भाई, एक्स की वैल्यू निकालना। ये तो आपका एसिडिक बफर का क्वेश्चन हो गया, है ना। एसिडिक बफर एक वीक एसिड एंड उसका स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि अगर यहां से हमें निकालना तो x किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहां से pKa हमें पता ही नहीं कितना है, प्लस में क्या करेंगे, दोनों ही ये है और दोनों डिवाइड करोगे जब तो log 1 आएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो pKa के इक्वल आ जाएगी, है ना। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपके पास है ये सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करवाई एंड यहाँ से आपको क्या मिला होगा, एक तो फॉर्मिक एसिड मिला होगा और साथ में NaCl मिला होगा। अब इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर आपने इसको भी 1 लिया है और इसको भी 1 लिया है, इसका मतलब फाइनली ना तो ये आपको मिलेगा ना ये मिलेगा, सिर्फ अब आपको यहाँ पे फॉर्मिक एसिड मिलेगा। और फॉर्मिक एसिड की पीएच कैसे निकालते हैं हमें पता है भाई, है ना। अब कहने का मतलब ये है ना कि ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है, अब ये बफर का क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला होता है इसकी पीएच निकालने के लिए, वो क्या होता था 1/, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ क्या फॉर्मिक एसिड है, तो ये हो गया 1/2 एंड ये हो गया सी pKa एंड माइनस में करते थे log C, और log C यानी कि कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी pKa/2। तो हमें तो रेशो चाहिए था, तो रेशो के किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा pKa एंड नीचे हो जाएगा आपका pKa/2, तो रेशो जो आ जाएगा हमारे पास वो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2:1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। समझ में आया क्या भाई कैसे किया है हमने इसको, अरे समझ में आ रहा है ना, जल्दी से बताओ, फिर हमें और भी काफी देखने हैं। अच्छा भाई देखो वैसे तो जो टाइट्रेशन है, देखो एक बार थोड़ा सा आइडिया टाइट्रेशन का दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पे टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, है ना। टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं तो थोड़ा सा आइडिया मैं दूंगा। वैसे इस टाइट्रेशन को मैं वहां पे भी पढ़ाता हूँ भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो अब यहीं पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भाई आपके पास होती है एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कैसी होती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, और उसमें हम क्या करते हैं उसको समझा देता हूँ भाई। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, टाइट्रेंट होता है यहाँ पे, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, बिफोर इक्विवेलेंस, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, वो सब चीजें होती हैं। एसिड बेस में कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए जाते हैं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं भाई, वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा तो उसको वहां पे देख लेंगे। तो जब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है इसमें, है ना। टाइट्रेशन में वैसे हम करते क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वीक एसिड दिया, ठीक है ना, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में मैं वहाँ पे भी बता दूंगा। तो यहाँ पे हम कोई वीक एसिड लेंगे और ऊपर से हम क्या डालेंगे, टाइट्रेशन के थ्रू ना, ऊपर हम जो है यहाँ पे क्या डाल रहे होंगे, ऊपर से हमारा जो है बेस डाल रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, या कोई भी डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप की होती है भाई ये भी टाइट्रेशन भी। तो अब जब यहाँ पे नीचे क्या है भाई, नीचे आपका कोई वीक एसिड है और उसके अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते जा रहे हो, तो इस पे डालने के बाद यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे उन्हीं को हमें देखना होता है। तो देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं कि कैसे क्या होता है जी ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एंड इसका भी यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, अ वीक एसिड, हमारे पास कोई एक वीक एसिड है, अ वीक एसिड जहां पे आपको Ka की वैल्यू गिवन है, जिसका Ka आपका 10 की पावर -5 है, जिसका Ka आपका 10 की पावर -5 है, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट उसको टाइट्रेट किया जा रहा है भाई, टाइट्रेट अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है ना, टाइट्रेटेड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन अब कुछ कंडीशन गिवन, सबसे पहले बोला कि यहाँ पे 25%, उसके बाद सेकंड क्या बोला कि 50%, उसके बाद तीसरी क्या बोला कि 75% 75 न्यूट्रल ऑफ द एसिड टेक प्लेस, ठीक है, यानी कि इतना परसेंट वहां पे क्या हो जाएगा भाई आपका वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल ऑफ एसिड टेक प्लेस, भाई इतना 25% न्यूट्रल हो जाए, मतलब वो रिएक्ट कर जाए उसके, तो वो आपको डिफरेंट पीएच बतानी होती है। तो इसको आइए समझते हैं भाई कैसे क्या होता है पूरा फंडा इसमें। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक HA कोई वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन आपने फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग बेस मैं मान लेता हूँ कि NaOH के साथ करवाई है, जिससे आपको यहाँ पे क्या मिलता है भाई, एक वीक की, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, NaA मिलेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग ये सोल्ट मिल गया जी, एंड साथ में हमें यहाँ पे वाटर मिलेगा।
अब हमें मान लीजिए कि इसके हम A मोल रिएक्ट करवा रहे हैं एंड इसके B मोल रिएक्ट करवा रहे हैं। इनिशियली ये तो जीरो है, इनिशियली ये तो जीरो है। अब यहाँ पे क्या होगा, NaOH ही खत्म होगा, क्योंकि सभी को पता है क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस बी एंड यहाँ पे ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा एंड यहाँ पे ये B बनेगा। तो देखो यहाँ पे दो बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। एक होता भाई एट इक्विवेलेंस पॉइंट, है ना, एट, दो बातें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होती है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है जहां पे आपका A और B इक्वल हो जाते हैं, है ना। अगर ये A और ये B अगर आपका इक्वल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, व्हेन A इक्वल टू B, तो वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। एंड जब ये दोनों कंप्लीट, दोनों ये होंगे तो ये आपका कंप्लीटली रिएक्ट करके सोल्ट बना लेंगे एंड वो क्वेश्चन बन जाता है फिर सोल्ट हाइड्रोलिसिस का। ये वाला जो सॉल्यूशन है जब A और B इक्वल हो जाते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट पे इक्वल होते हैं एंड ये 100% कैसे हो जाएगा, फिर ये भाई आपका न्यूट्रल हो जाएगा। एंड अगर बात करें इस टाइप का जो डिस्कशन होता है वो हम सोल्ट हाइड्रोलिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने पढ़ा। लेकिन क्या होता है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आप बात करेंगे तो हमेशा A की कंसंट्रेशन या A के मोल्स ज्यादा होंगे B से। जो आपका A वीक एसिड है ना, वीक एसिड, उसी के मोल ज्यादा रहेंगे B से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना है, तो ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा आपका एसिडिक बफर का, है ना। तो ये फिर आपका एसिडिक बफर का क्वेश्चन बन जाएगा एंड यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से इसके बीच की वैल्यू वेरी करेगी, अभी इसको देख लेंगे, ठीक है। तो देखो अब समझ में आई बात। अब अगर यहाँ पे कुछ न कुछ एक वीक एसिड प्रेजेंट है एंड यहाँ पे NaA यानी कि आपका सोल्ट प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका मतलब फिर ये किसका क्वेश्चन हो जाएगा, एसिडिक बफर का क्वेश्चन बनेगा और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन यानी कि टाइट्रेशन वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड पूछे गए भी आपके एग्जाम में। तो इसके लिए 3 फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूं भाई, जब आप किसी वीक एसिड ना किसी स्ट्रॉन्ग बेस को एक वीक एसिड में डाल रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो तब, तो सबसे पहला जो pH जो हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, pKa प्लस में, यहाँ पे देखो प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे लोग, ऊपर देखो अब है ना यहाँ पे वॉल्यूम का इतना ज्यादा फंडा नहीं रहता है। ये अगर मोल्स भी गिवन है तो इसकी वॉल्यूम अगर V है, इसकी भी वॉल्यूम अगर V है तो वो कैंसल आउट हो जाती है, तो उसको हम ज्यादा देखेंगे नहीं। तो ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे कि किसकी कंसंट्रेशन, सोल्ट की कंसंट्रेशन, तो वो कितनी आ जाएगी B, और नीचे कितना आ जाएगा A माइनस बी। वॉल्यूम यहाँ से कैंसल आउट हो जाती है इसलिए वॉल्यूम को दिखाते नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे A और B गिवन हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब A इज ग्रेटर देन B, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था भाई जब आपको गिवन हो। कई बार परसेंटेज में बात की जाती है कि इतना परसेंट डिसोसिएशन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो pH है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपका Ka एंड प्लस में लोग ऊपर आप x लिख देना एंड नीचे आप 100 माइनस x लिख देना, अगर परसेंटेज में बात हो रही हो तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आ रही होगी, x बोले तो परसेंटेज। तीसरी बात, कई बार फ्रैक्शन में भी की जाती है कि इतना फ्रैक्शन वो टाइट्रेट हो गया इतना फ्रैक्शन में, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे pKa एंड प्लस में क्या लिखा जाएगा लोग, एंड यहाँ ऊपर लिखेंगे f, नीचे लिखेंगे 1 माइनस f, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 से लेके f की जो वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। तो इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके हम इजीली निकाल पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है अब मेरे हिसाब से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या बोला था कि आपको 25% पे निकालनी है, तो 25% पे कैसे निकलेगी भाई, देखो 25%, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो pH वो किसके इक्वल, pKa कितना आ जाएगा 5 प्लस में क्या करेंगे लोग, ऊपर x कितना 25 है ना, ऊपर कितना 25, नीचे कितना 100 माइनस x कितना 75। तो ये अब जब आप देखेंगे 1/3 आ जाएगा। इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो ये आपकी जो pH आ जाएगी यहाँ पे वो आपका 4.2, ठीक है। जब फिर आपने क्या किया होगा भाई, इसको 50% आपने वो न्यूट्रल हो चुका है एसिड, तो फिर pH क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे 5, अब कितनी हो जाएगी log, ये भी 50 एंड ये भी 50, तो 50-50 बोले तो 1 एंड log 1 की वैल्यू, तो ये देखो pH कैसी होगी, बढ़ना स्टार्ट हो गई है, pH इंक्रीज हो गई है, 5 हो गई है ना। एंड अगर बात करें भाई 75% पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे pH किसके इक्वल हो जाएगी 5 यानी कि pKa एंड प्लस में लोग ऊपर कितना हो जाएगा अब 75 और नीचे कितना हो जाएगा 25, log 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपका 5.48 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5.48। तो भाई ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है,
मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, है ना, आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन आए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उनको ले आऊंगा बाकी क्वेश्चंस को। तो ये था जी हमारा कि आप अगर आपके पास एक एसिडिक बफर है तो उसकी पीएच कैसे निकाल सकते हैं और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम चलते हैं जी बेसिक बफर के तरफ और फिर ये बफर वाला आज हमारा हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक बफर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। एंड अच्छा, ये तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें मतलब ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। अब हम सेकंड बात करते हैं, वो तो बेसिकली डाइल्यूशन फार्मूला का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। सेकंड जो होता है भाई, हम यहाँ पे अब बेसिक पीएच कैलकुलेशन ऑफ बेसिक बफर। अब जहाँ पे बस पीएच था ना, वहाँ पे पीओएच कर दो, है ना, बस आसान सा है ये भी फंडा। अब अगर ये बेसिक बफर है तो आप सभी को पता कि क्या क्या कहानी होगी। अगर बेसिक बफर है तो आपको एक वीक बेस मिलेगा एंड यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट मिलेगा। इट्स सोल्ट विद एसिड, एसिड के साथ इसका कैसा होगा, सोल्ट होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो वही दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। आपको बोला कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, बोलेगा कि इसकी कंसंट्रेशन C1 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन C2 मोलर है एंड अगर ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है तो इसकी Kb की वैल्यू भी आपको गिवन मिलेगी। हाँ, हो गया जी काम बस। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने बताया कि डायरेक्ट आपको नहीं देगा, आपको रिएक्शन करवाएगा। कि बोला है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने करवाई है HCl के साथ, जिससे हमें यहाँ पे क्या मिला है, अमोनियम क्लोराइड मिला है एंड साथ में वाटर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक वीक बेस हो जाता है ना। इसकी मान लो आपको इसकी कंसंट्रेशन क्या गिवन है, M2V2, है ना, एंड इसकी कितनी गिवन है, मान लो आपको सॉरी HCl की गिवन होगी ना, तो इसकी कितनी होगी HCl की, इसकी भी गिवन है M1V1। तो इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको मैं B बोल देता हूँ, B बोलेंगे इस बार इसको, क्यों, क्योंकि बेस है तो बेस के लिए हम B यूज कर लेते हैं, बेस के लिए B, एसिड के लिए A, और इसको क्या बोलेंगे A। अब क्या होगा भाई, एसिड यहां से निकल जाएगा, क्या बचेगा, B माइनस A, ये कंप्लीटली निकल जाएगा और ये A बचेगा, ठीक है। इसके बाद की पूरी कहानी तो हमें पता ही है कि अब हमारे पास सॉल्यूशन में कौन कौन रहेंगे, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा एंड साथ में हमारा अमोनियम क्लोराइड रहेगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी आपका B माइनस A और इसको डिवाइड करेंगे V1 प्लस V2 से, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी A और इसको भी डिवाइड किया जाएगा V1 प्लस V2 से। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो भाई यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, पीएच निकल गई, पीओएच निकल गई, एक ही बात हो जाती है। तो यहाँ पे देखो पीओएच ऑफ बेसिक बफर की बात करते हैं कि अब पहले पीओएच निकालना सीख लेते हैं। पीओएच निकलने के बाद तो पीएच तो इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम वही देखा जाता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया तो ये एक वीक बेस है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो एक आपका अमोनियम आयन एंड दूसरा क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है। अगर अमोनियम क्लोराइड है तो ये फिर से किस में ब्रेक हो जाएगा, अमोनियम आयन में एंड Cl नेगेटिव में। अब देखो भाई, अगर ये आपका कॉमन आयन भी हो गया यहाँ पे, अगर हम बात करें कि इसके लिए Kb क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसके लिए Kb होगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव एंड नीचे क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहां से हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, Kb की मल्टीप्लाई की जाएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, Kb की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एंड नीचे डिवाइड करेंगे आपका अमोनियम आयन एंड आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये ऊपर वाला हमें कहाँ से मिल रहा है भाई, ये हमें बेस से मिल रहा है एंड नीचे वाला इसमें कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की, हाँ, एंड नीचे वाला मोस्टली हमें जो पार्ट मिलेगा वो आपका सोल्ट से मिल जाएगा। किससे मिलेगा, सोल्ट से। अब क्या करना पड़ेगा जी, लॉग लोगे आप, है ना, लॉग लेंगे एंड माइनस लगाएंगे तो फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा वो ये आएगा कि जो POH है वो इक्वल होता है PKB। अब यहाँ पे PKB हो जाएगा एंड यहाँ पे करेंगे प्लस एंड यहाँ पे करेंगे प्लस, ऊपर लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, ऊपर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड नीचे लिखेंगे आपका कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये आपकी ये हेंडरसन इक्वेशन है फॉर बेसिक बफर, ठीक है। तो ये आपका देखो दूसरा वो किसके लिए थी,
वो एसिडिक बफर के लिए थी, दिस इज फॉर बेसिक बफर। तो इसमें कुछ चेंज वाली बात नहीं है, वहां पे pH थी तो pKa था, बस यहाँ पे अगर POH है तो pKb है, ठीक है। यहाँ पे वही कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये जब भी इक्वेशन तब एप्लीकेबल होगी जब आपकी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड बेस इज बिटवीन 1/10 से लेके अगर वो आपका 10 के बीच में वेरी करेगी तो ही जाके ये आपका पॉसिबल होगी, वरना ये पॉसिबल होने वाली नहीं है। ठीक है ना भाई, समझ में आया? अरे बोलो। एंड मैंने आपको वो बात बताई थी, अगर हम pH इसकी बफर रेंज की बात करें तो बफर रेंज में मैंने क्या बताया था कि जो POH है या जो pH की जो रेंज आएगी, है ना, तो वो किस तरीके से आएगी यहाँ पे भाई, वो मिनिमम भी हो सकती है एंड आपका वो मैक्सिमम वैल्यू भी वहाँ पे। तो मैंने pH के केस में तो निकाल के बता दिया था। अब यहाँ पे वहाँ पे pKa आया था, याद हो तो, है ना, वहाँ पे pKa था। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या कहूँगा, pKb-1 इसके बीच में ही रहेगी आपकी किसकी, POH ऑफ बेसिक बफर, POH ऑफ बेसिक बफर, एंड यहाँ पे क्या रहेगा pKb प्लस में 1, pKb प्लस में 1। इसी प्रकार अगर ये POH है तो pH किस के बीच में आ जाएगा, तो pH जो आएगा वो आएगा आपका 13 माइनस pKb, है ना, तो ये हो जाएगा आपका pH ऑफ बेसिक बफर, एंड यहाँ पे किस में, एंड 15 माइनस pKb, 15 माइनस pKb। तो इस प्रकार से हमारा भाई ये आपका क्या आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगी। अब इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं भाई, इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल और। यस 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 राहुल, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे, अब देखो एग्जामिनर ने pH पूछी है, कई बच्चे जल्दी में POH निकाल आते हैं, तो किसका pH पूछी है, यहाँ पे आपको बोला 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी Kb की वैल्यू आपको 10 की पावर -5 गिवन है, एंड साथ में कौन यहाँ पे 0.01 मोलार अमोनियम क्लोराइड, क्या गिवन है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है जी, आपको सबसे पहले तो POH निकालनी पड़ेगी, pKb कितना हो गया ये, प्लस में लोग ऊपर किसकी कंसंट्रेशन सोल्ट की 0.01, नीचे किसकी कंसंट्रेशन इसकी, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये POH आ जाएगी 4। अगर POH 4 आ गई तो pH कितनी आ जाएगी 10, pH कितनी आ जाएगी 10। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन निकलते हैं जी, बहुत ही आसान होते हैं। एक और मैं आपको जो है वो करवा देता हूँ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है, यानी कि अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि अमोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई है, एंड अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.2 मोलार गिवन है, एंड NaOH की जो कंसंट्रेशन वो 0.1 गिवन है। जब आप इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड NaCl। अब देखो भाई, जितना ये NaOH है ना, जितना ये यहाँ पे लिया तो ये कितना हो जाएगा 0.2, यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे कितना बनेगा, ये 0.1 बनेगा, कितना बनेगा 0.1 बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना जी, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है pKb की कितनी होती है, 10 की पावर -5 है, मान लो दिया है एग्जामिनर ने। तो POH किसके इक्वल हो जाएगी 5, प्लस में क्या करेंगे, ऊपर भी हो जाएगा 0.1, नीचे भी हो जाएगा 0.1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5। अगर POH 5 आ गया तो pH कितनी आ जाएगी 10, कितनी आ जाएगी 10। अब लो जी, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में ना आए, और ये देखो सेम मैंने जैम वाले बच्चों को पढ़ाया था, तो अगर ये क्वेश्चन अब कहते हैं कि बहुत टफ पेपर आया था, हाँ मानता हूँ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, लेकिन अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये जैम 2021 का है ना, इक्विलिब्रियम का एक ही क्वेश्चन था भाई पूरे पेपर में तीनों इक्विलिब्रियम का मिला के केमिकल, आयोनिक एंड फेज, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो था ये वाला क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.3 ये एंड ये Kb इसके लिए ये है, तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो, pH पूछा है तो सबसे पहले हमें POH निकालेंगे, तो POH किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे pKb, प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, ऊपर हो जाएगी सोल्ट की कंसंट्रेशन, नीचे हो जाएगी आपका बेस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो pKb कैसे निकलता भाई, देखो अब यहाँ पे आपको Kb गिवन है, तो pKb कैसे निकलता, माइनस लोग 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस ये, तो ये pKb आ गया हमारा, प्लस में लोग सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है जी, ये है अमोनियम नाइट्रेट सोल्ट, इसकी गिवन है 0.1, एंड आपका अमोनिया की कितनी गिवन है 0.3, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये आ गया log 1/3। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म, देखो अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों टर्म है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 1.6 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देखो वैसे तो आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि दो अगर पॉजिटिव होती हैं ना, देखो ये ऐसा है, मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि ये log है आपका a इंटू बी, तो इसे हम क्या लिखते हैं, अगर मैं माइनस वाले को बाहर रखूँ तो हम लिखते हैं log a प्लस में log b। अब ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो है ही नेगेटिव, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस log 10 की पावर -5 एंड प्लस में आपका जो ये होता भाई, इसकी वैल्यू जो आएगी है ना, इसकी वैल्यू जो आएगी कुछ भी आएगी, मान लो यहाँ पे अभी निकालना भी बता देंगे, तो ये आएगा 0.33, कितनी 0.33। अब देखो यहाँ से अगर बात करें, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी log की, तो ये जो भी आए एंड 5 आगे आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ से क्या आएगी POH। तो अब हमें pH चाहिए, तो जो भी P14 में से क्या कर देंगे, POH को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 14 में से POH को माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो 9.7 आना था भाई, क्या आना था 9.7 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑफिशियल आंसर की में भी दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता ही है, तो हम इजीली निकाल पाते हैं वहाँ पे, ठीक है भाई। जैम 2021 का क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि कैसा आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछे भाई, एक दो और आपसे, चलो एक दो अच्छे क्वेश्चन और पूछ लेते हैं एंड उसके बाद फिर जो है वो हम आगे के देखते हैं। ये तो कुछ खास नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इससे अच्छा ये क्वेश्चन बताएंगे भैया, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अ वीक बेस इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, weak base is titrated, a weak base is titrated against a strong acid, against a strong acid, एक strong acid के, तो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट POH ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट बोला है एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब जब तक हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, अरे हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखिए एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो A और B इक्वल हो जाते हैं, जो इसकी मोल्स थे वही इसके मोल्स हो जाते हैं, हाफ का मतलब 2। तो यहां से अगर इसकी बात की जाए तो यहां से जो POH होगा ना, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो P के B के इक्वल ही हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहां से अगर हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करेंगे तो 50% का टाइप का आएगा ना, 50% डिसोसिएशन, समझेगा ये। कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाए होंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि 50% वो रिएक्ट कर गए हैं, इसका मतलब यही तो होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे P के B लिखते हैं प्लस में। अब देखो यहाँ पे जो, देखो मैंने क्या बताया था, जितना भी ऊपर हो तो ऊपर लिख देना परसेंटेज x और नीचे लिख देना 100 - x। तो ये देखोगे तो यहाँ से log 1, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि जो POH है वो किसके इक्वल आ गया, P के B के इक्वल आ गया। अगर आपसे बोला जाए कि ना 1/3 ऑफ बेस इज न्यूट्रल, अगर 1/3 भाग बेस न्यूट्रल हो जाए तो बताओ कि वहां पे आपका POH क्या होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, जो POH हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, P के B। ऊपर मैंने क्या कहा था, F लिखना, F है ना, F, और नीचे 1 - F लिखना। तो ऊपर लिखा 1/3 और नीचे लिखोगे 2/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, कि ये आ जाएगा P के B एंड प्लस में ये आपका log हाफ, ठीक है। log हाफ की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना भाई। कर लेंगे, समझ लेंगे सारे बच्चे, बता दो जल्दी से। तो भाई ये बेसिक एसिडिक बफर और बेसिक बफर का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है एंड इस पे मैंने दिखा दिया कि क्वेश्चन आए हैं भाई लगातार, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो 2 सिंपल से फार्मूले हैं, अगर वो आप पढ़ लेते तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। फिर भी भाई मेरा मैंने देखो 21 का करवा दिया है
उसके बाद 16 का भी करवा दिया था, 19 का भी करवा दिया था, तो बाकी आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है एक वो बाद में ही करेंगे। तो अब देखो भाई मेजरली जो अपना ना वो एक ही पार्ट रह गया, अगर इसकी भी बात की जाए तो मेजरली हमारा एक सोल्यूबिलिटी का पार्ट रह गया है। तो सोल्यूबिलिटी वाला जो पार्ट है वो हमारा 2 क्लासेस में हो जाएगा, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप मान के चलिए कि 1 से 2 दिन में आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड फेज की 3-4 क्लासेज और लगेंगी। हमारे पास काफ़ी टाइम है, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा फास्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे से पढ़िए।